हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारी NIS की बुक की समरी चल रही है जिसमें हम लोग 502 कोर्स कर रहे हैं, जिसका यूनिट 16 है। आज हम लोग का लास्ट यूनिट है। आज के बाद हम लोग का 502 कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ा कोर्स था ये, 16 यूनिट हम लोग ने पढ़ लिया है फाइनली। और इससे पहले मैंने 501 एंड 506 कोर्स भी कंप्लीट करा दिया है। ये जो कोर्स मैं करा रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पहले कर लेते हैं, फिर देन बाद में ईजी वाले करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग जाएगी या फिर आपको हेल्पफुल रहेगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैप्टर का नाम है यूजिंग द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग। देखिए, इधर जितना भी हम लोग ने पढ़ा इस ब्लॉक में, इसमें हम लोग ने असेसमेंट के बारे में पढ़ा है ना, लर्निंग एज असेसमेंट, लर्निंग फॉर असेसमेंट। फिर हमने पढ़ा कि उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको उनका रिकॉर्डिंग किया जाता है, उसको रिपोर्टिंग किया जाता है। तो वो कैसे करते थे? कुछ मैथड्स के द्वारा करते थे, लाइक पोर्टफोलियो मैथड होता था, है ना, केस स्टडी होता था, इंटरव्यू होता था। तो मैंने पढ़ा, हमने जाना कि असेसमेंट होता है, असेसमेंट किया कैसे जाता है, उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। अब हम जानेंगे कि उनका जो असेसमेंट का जो रिजल्ट है उसका हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे दो चीज़ों के बारे में, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक, रिकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ डेफिनेशन, ये बुक की लैंग्वेज है लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ अपने तरीके से। पहली बात तो जितना भी डेटा आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, वही जो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, लाइक पोर्टफोलियो, इंटरव्यू, केस स्टडी, प्रोजेक्ट, इनके द्वारा जो आपने डेटा इकट्ठा किया है, वो डेटा आपका शैक्षणिक एंड सशैक्षणिक दोनों होना चाहिए। मतलब स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक दोनों होना चाहिए, दोनों क्षेत्र में होना चाहिए। इनकी प्रगति के एविडेंस, मतलब वो जो इतना भी आप इकट्ठा करोगे, इंटरव्यू करके हो सकता है या फिर मतलब डिफरेंट मेथड जो मैं अभी बोल रही हूँ बार बार, जिससे पहले वाली यूनिट में हमने जिनके बारे में डिटेल में पढ़ा, उनका यूज़ करके आपने किसी बच्चे का पूरा डेटा इकट्ठा करना, डॉक्यूमेंट करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको लिख लेना एक जगह, ये कहलाता है रिकॉर्डिंग। ठीक है, व्यवस्थित प्रलेखन का मतलब है स्ट्रक्चर्ड आपका डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। अब रिपोर्टिंग में क्या होता है, आपने जितना भी डेटा लिखा है उसके अकॉर्डिंग एक बच्चा समझ और कौशल अर्जन के निम्न स्तर से उच्च और अधिक पेचीदा स्तर की ओर किस प्रकार आगे बढ़ता है। मतलब अब हमको पता, अब एक हिसाब से समझ सकते हो कि कितना, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, उसका ग्राफ कैसे आगे बढ़ रहा है, ये बताता है रिपोर्टिंग। लेकिन ये जो बताना किसको होता है, रिपोर्ट करते हैं ना हम लोग, रिपोर्ट करते हैं तो इसको बताना होता है, ये जो फीडबैक है इसको बांटना होता है किससे, जो बच्चे के संबंधी हैं, बच्चे के स्टेक होल्डर जिनको बोलते हैं। कौन हो सकते हैं? टीचर, पेरेंट्स, है ना, गार्जियन भी हो सकते हैं ऑब्वियसली, और ये आपका ये बच्चा खुद हो सकता है। तो ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये इन तक ये बात पहुंचानी होती है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि अभिलेखन और रिपोर्टिंग में क्या डिफरेंस है। अब आता है इट इंक्लूड, यानी कि ये जो बात पहुंचानी है या जो अभिलेखन है या जो रिपोर्टिंग की, ये किसको मदद करेगा? ये तो पहली बात, बच्चे और पेरेंट दोनों को मदद करेगा। टीचर एंड काउंसलर को मदद करेगा। टीचर मतलब एक ऐसा भी हो सकता है कि जो काउंसलर है, परामर्शदाता है, वो खुद टीचर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक कभी कभी कुछ स्कूलों में काउंसलर को रखा जाता है। ठीक है, तो वो भी हो सकता है, तो दोनों की हेल्प करेगा। प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि योजना बनाने वाला, और जो प्रशासक, जो ऊपर लेवल पे होते हैं अधिकारी वगैरह, उनकी भी हेल्प करेगा। अब उससे पहले मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्टूडेंट और माता पिता की कैसे हेल्प करेगा। पहली बात तो उद्देश्य, जो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उसको स्पष्ट कर देगा कि क्या ऑब्जेक्टिव था, कहाँ कमजोरी रही है, वीकनेस को, कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बच्चे का, कहाँ वीकनेस है, ये कैसे पता चलेगी। यही जो अभिलेखन और रिपोर्टिंग हुई है इनसे पता चल जाएगी। बच्चे का कितना विकास हो रहा है, व्यक्तिगत या सामाजिक, बच्चा कितना मोटिवेट हो रहा है, ये सब कैसे पता चलेगा, इन्हीं जो रिपोर्टिंग है, रिकॉर्डिंग है, इनसे पता चलेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं शिक्षक और परामर्शदाता, ये मेन है क्योंकि हमें बनना होता है आगे जा करके, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं कि शिक्षक और परामर्शदाता क्या करेंगे। यही जो उपलब्ध प्रमाण है, जितना भी एविडेंस मिला है उस रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग के थ्रू के आधार पर, वे विद्यार्थी के अधिगम व प्रगति के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बच्चे की भाई ये प्रोग्रेस क्या हो रही है। अब ये जो एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का विश्लेषण करेंगे, उनको जो रिकॉर्ड मिला है उनका वो विश्लेषण करेंगे। अब जो विश्लेषण करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले किस चीज़ में वो हेल्प करेगा, वो विश्लेषण वो हेल्प करेगा शिक्षक के मेथड को
कि कौन सा वो मेथड ले। अगर इस बच्चे का, पहली बात तो इंडिविजुअली हमको ध्यान देना होता है, ठीक है, ये हमने बताया भी है कि अगर बच्चे को ऐसे ग्रुप वाइज ओवरऑल एज ए एवरेज हमको नहीं पढ़ाना होता है, इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से उनकी आवश्यकताओं का ध्यान देना होता है। तो उसके अनुसार जब हमारे पास उनका रिकॉर्ड होगा तो हम उसी के अनुसार तो अपनी विधियाँ और अपना जो मतलब पूरा मेथड वगैरह बनाएंगे ना, टेक्निक का यूज़ करेंगे, अप्रोचेस का यूज़ करेंगे। सेकेंड, हेल्प करता है ये जो एनालिसिस है वो हेल्प करता है क्लास के मैनेजमेंट में। एंड थर्ड, विद्यालय के अंदर और बाहर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने में, जितना भी जो मटेरियल है उसका यूज़ करने में भी ये रिकॉर्ड हेल्प करता है, ठीक है। अब परामर्शदाता क्या होता है, तो मैंने बताया परामर्शदाता टीचर भी हो सकता है या फिर एक कोई पर्टिकुलर को वहाँ पे अपॉइंट किया गया होगा, वो भी हो सकता है। ये क्या करता है, बच्चे की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए आमने सामने बैठकर उसकी व्यक्तिगत समस्याओं की पहचान कर सकता है। मतलब वो खुल करके अपनी बात रखेगा, देन उसको अपने हिसाब से वो उनको अपने अनुभव साझा करेगा या फिर उसको सही गाइडेंस देगा। तो ये उनकी समस्याओं को समझ करके। अब आ जाता है जो मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, स्टूडेंट वाला मैंने समझा दिया था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। टीचर एंड काउंसलर पढ़ लिया। अब लास्ट है प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेटर की कैसे हेल्प होती है। तो प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेटर की जो ये अभिलेखन है, जो हमने रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग की है, ये ऐसे हेल्प करता है कि जो क्लस्टर है ना, अब आप कमेंट करके बताइएगा कि एक क्लस्टर में कितने गांव आते हैं। स्टार्टिंग की यूनिट्स में मैंने बताया है, ठीक है। एक क्लस्टर से लेकर जिले के सभी स्तरों तक शिक्षा के गुणों की जांच करने में हेल्प करता है। योगदान और जो बाधाएं आ रही हैं वो कितने इफेक्टिव हैं उनका टेस्ट करने में हेल्प करता है। स्कूलों का वर्गीकरण, स्कूलों को क्लासीफाई करने में हेल्प करता है कि हाँ ये स्कूल बेटर कर रहा है या स्कूल पीछे कर रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा, वही रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग के थ्रू पता चलेगा। और शिक्षक को भी असेस करने में ये हेल्प करता है कि शिक्षक कितना अच्छे से अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभिलेखन करने के लिए, मतलब अगर आप रिकॉर्डिंग कर भी रहे हो तो उसके लिए कुछ पॉइंट को अपने माइंड में रखना है। क्या रखना है, पहला पॉइंट कि आपको किसी एक क्षेत्र का अभिलेखन नहीं करना है। एक अभिलेखन का मतलब समझते हैं ना, मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है। क्या करना है, शैक्षणिक क्षेत्र का भी करना है और शैक्षणिक क्षेत्र का भी करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, व्यक्तिगत रूप से पूर्ण होना चाहिए, मतलब इंडिविजुअली हमको ध्यान देना है अभिलेखन करते टाइम। एविडेंस पर आधारित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप हवा में कर दे रहे हो, है ना। आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि हाँ ये बच्चे की प्रगति इसमें इतनी अच्छी रही है, इसमें इतनी रही, तो एविडेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट जो होता है, जो रिकॉर्ड करने का जो फॉर्मेट होता है, वो आपका आंकड़ों के प्रकार और तरीके पर निर्भर करता है, ठीक है। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपके डेटा कैसे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट अपना बनाना है। एंड गुणात्मक डाटा रिकॉर्ड करते समय, ये नेक्स्ट पॉइंट था वैसे, जो आपका क्वालिटेटिव डेटा होता है ना, क्वालिटेटिव डेटा में ऑब्जर्वेशन स्किल्स आ जाती हैं और आपकी मतलब डिफरेंट स्किल्स आ जाती हैं जिसमें आप गुण का ध्यान रखते हो, नंबर्स का ध्यान नहीं रखते हो। तो गुणात्मक डाटा रिकॉर्ड करते समय सामान्यीकृत नहीं करना चाहिए। सामान्यीकृत का मतलब जनरलाइज नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हमको पता चला कि इस बच्चे में ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है, इस बच्चे में ये स्किल अच्छी है, तो हम ओवरऑल क्लास की नहीं कह देंगे कि इस पूरे क्लास की अच्छी है, वो जनरलाइज हो जाएगा। तो जनरलाइज नहीं करना है, ठीक है। यूज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड सभी स्टेक होल्डर से बांटना है। मतलब आपको रिकॉर्डिंग करते टाइम पे सिंपल और इजी लैंग्वेज का यूज़ करना है और जो भी आपको डेटा मिला उसे स्टेक होल्डर से बांटना है। स्टेक होल्डर में मैंने अभी बताया कौन कौन आ जाता है, टीचर्स आ जाएंगे, काउंसलर आ जाएंगे और आपके जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, वो आ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन टाइप ही मैंने बना दिया इनको कि स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड में कौन से आयामों को, कौन से एस्पेक्ट को शामिल करना चाहिए। तो ये पॉइंट है, पॉइंट वाइज याद कर लेते हैं। पहले तो विद्यार्थी का प्रोफाइल ही होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी के बारे में थोड़े बहुत पॉइंट होते हैं। विद्यार्थी की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, किसकी परफॉर्मेंस, शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों, मतलब स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक दोनों। स्टूडेंट के व्यक्तिगत और सामाजिक गुण यानी कि पर्सनल एंड सोशल जो क्वालिटीज़ हैं उनको उसी रिपोर्ट कार्ड में लिखना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी वर्णन होना चाहिए, अटेंडेंस का भी वर्णन होना चाहिए, क्लास टीचर एंड हेड मास्टर की क्या रिमार्क्स हैं बच्चे को लेकर के उसका वर्णन होना चाहिए, उसको शामिल किया जाना चाहिए। एंड ओवरऑल रिजल्ट, तो जैसे अगर आप 10th की मार्कशीट देखेंगे, आई थिंक CBSE की जो बड़ी सी होती है, उसमें देखेंगे मार्क्स वाला सेक्शन इतना सा है, लेकिन नीचे जो एकदम एक्स्ट्रा दे रखा है ना उसमें यही सब लिखा होता है। तो ये आपके रिपोर्ट कार्ड में इन एस्पेक्ट को शामिल करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि EVS में रिकॉर्डिंग में क्या शामिल करना चाहिए। तो EVS की जब आप अभिलेखन करोगे तो उसमें ये स्किल्स को ध्यान देना है हमको। अवलोकन और रिकॉर्डिंग करनी है, मतलब ऑब्जर्वेशन को, डिस्कशन को,
अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन को कि बच्चा कैसे एक्सप्रेस कर पा रहा है, व्याख्या करना लेक्चर, क्लासीफाई करना क्लासिफिकेशन को, प्रश्न पूछना, विश्लेषण करना एनालिसिस करना, प्रोजेक्ट वर्क को, और न्याय और समानता के लिए निष्ठा की कैसे वो जस्टिस एंड इक्वालिटी के लिए मतलब कितना बेहतर है, और सहयोग की भावना। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये ईवीएस की रिकॉर्डिंग में शामिल होने चाहिए, इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब आता है कि भाषा में कौन से स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है जब भाषा का हम निष्पादन करते हैं या फिर उनके उसको लेकर के हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हमको 4 मेन स्किल्स पे ध्यान देना होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, इंग्लिश में है तो फिर अपना वो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग आ जाएगा, LSRW। तो ये आपका दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए हो जाएगा। अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में जो आपका रिकॉर्डिंग होनी चाहिए वो जो असेसमेंट होना चाहिए वो प्रोसेस बेस्ड होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, मैथ्स में पहले के टाइम पे ऐसा था कि अगर जरा सा भी गलत है तो पूरा क्वेश्चन काट दिया जाता था, लेकिन अब क्या होता है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो ये वही बात की जा रही है कि प्रोसेस बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए, कि हर एक स्टेप एक प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस का आपको नंबर देना है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेप, जैसे एक क्वेश्चन है उसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर दिया गया कि एक स्टेप है, ये अगला स्टेप है, और हर स्टेप एक प्रोसेस होगा, कंप्लीट प्रोसेस होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको नंबर देना है। ठीक है, तो अब ये हो जाता है गणित का। अब आ जाता है लास्ट हमारा पॉइंट है, आकलित परिणाम का उपयोग कैसे करोगे आप। मतलब जो आपने जो रिज़ल्ट निकाला है, एसेस करके जो रिज़ल्ट निकाला है उसका उपयोग, तो उसका जो आकलित परिणाम का विश्लेषण करने में, उसको एनालिसिस करने में कैसे करोगे एनालिसिस, विषय के हिसाब से। मतलब जो रिज़ल्ट है उसको आप एनालिसिस करोगे सब्जेक्ट के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से कि इस टॉपिक में बेहतर है, इस टॉपिक में नहीं है, मतलब अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे एसेस कर लेंगे हम लोग। और अधिगम प्राप्ति यानी कि लर्निंग आउटकम के हिसाब से, और टर्म वाइज भी हम कर सकते हैं कि इस टर्म में इसका इतना ये रहा और इसका इतना ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप क्या करोगे, उन्हीं जो रिज़ल्ट है उनका यूज़ करते हुए आप फॉलो अप प्रोग्राम बनाओगे। फॉलो अप प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम का अनुवर्तन करना। इसमें शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में हो सकता है, मतलब शिक्षक कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाएगा जो उनका वीक सेक्शन है या स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, उनको ध्यान में रख करके अधिगम कठिनाई का उपचार करेंगे। जहाँ पे भी समस्या आ रही है उसको पहले देखो, यहाँ पे स्टेप होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप तो पहचानोगे ही कि कठिनाई कहाँ है, फिर क्यों हो रही है, मतलब क्या कारण क्या है, वो सब जानेंगे, देन आप उपचार करोगे। तो स्टेप्स होते हैं कि पहले आप पहचान करते हो, फिर कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों हो रही है प्रॉब्लम, एंड देन आप उपचार करोगे। एंड थर्ड पॉइंट है कि उसका यूज़ करके हम संवर्धन में हेल्प कर सकते हैं। इनरिचमेंट क्या होता है उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड लास्ट वन इज शिक्षक की स्वयं की छवि। तो शिक्षक की स्वयं की छवि भी इंप्रूव होगी ऑब्वियसली उस रिजल्ट के द्वारा। अब इनरिचमेंट समझते हैं। इनरिचमेंट का मतलब होता है कि जो बच्चा बहुत अच्छा होता है ना, अच्छे से पढ़ लेता है, अच्छे से कर लेता है, उनके लिए आपको क्या करना है, उनके लिए आपको ऐसे हाई लेवल के लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करना है या हाई लेवल की एक्टिविटीज़ का यूज़ करना है, ताकि वो इंगेज रहें, मोटिवेट फील करें और उनको मज़ा आए करने में। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो कर लेंगे तो वो बोर महसूस करेंगे, उनको इजी वर्क मिलेगा। कुछ चैलेंजिंग वर्क दिया जाए, तो ऐसा हमको करना होगा। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर ख़त्म और फाइनली यूनिट भी ख़त्म, काफ़ी बड़ी थी। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, और वीडियो शेयर वर्क कर दीजिएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।